आयुर्वेद दर्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं आहार विहार के संदर्भ में, ऋतु के संदर्भ में, दिनचर्या के संदर्भ में। तो आज हमारा विषय है कि किस तरह से हम ऋतुओं के पालन के द्वारा अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो हमने हेमंत, शिशिर और ग्रीष्म ऋतु की हमने बात की। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के संदर्भ में। वर्षा ऋतु में कैसा हो हमारा आहार विहार, वर्षा ऋतु में किस तरह से हम रखें सावधानी। तो हम बात करते हैं वर्षा ऋतु को विसर्ग काल के प्रारंभ में वर्षा ऋतु आती है, यानी कि वर्षा ऋतु को आपके विसर्ग काल का प्रारंभ माना गया है, क्योंकि इस समय पर आकाश और दिशाएं बादलों से युक्त होती हैं। चारों तरफ घनघोर बादल छाए रहते हैं, कहीं ना कहीं बारिश हो रही होती है। आकाश और दिशाओं के साथ साथ में धरती पर भी आपने देखते हैं कि कहीं कीचड़, कहीं पानी का भराव होता है और वातावरण में हरियाली होती है, नमी भी होती है, कभी कभी रुक्षता से भरी भी होती है, जहाँ और मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, जंतु, गंदगियाँ इस समय पर ज़्यादा होता है। तो इस समय का जो वातावरण के हिसाब से हमारे जो शरीर पर भी अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव तो जो नमी है, वातावरण के अंदर नमी है, कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पाचन शक्ति पहले से ही दुर्बल हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि पाचन शक्ति, जब हमने ग्रीष्म की बात करी, गर्मी की बात करी, तो हमने आपको कहा था हल्की चीज़ें खानी चाहिए, वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो इस पाचन शक्ति, कमज़ोर पाचन शक्ति में वर्षा ऋतु के नमी से और भी वायु दोष को प्रकोपित कर देता है, तो पाचन शक्ति और भी कमज़ोर हो जाती है। यानी पहले से जो कमज़ोर था उसको सताने का काम वर्षा के द्वारा होता है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वर्षा की बौछारों से पृथ्वी से निकलती है गैस, तो पेट में भी बनती है गैस। पृथ्वी में बढ़ती है अम्लता, पेट में भी बढ़ जाती है अम्लता। तो मेरे भाई, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस जिस तरह से आर्द्रता बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है, गैस निकलती है, उसी तरह से कहीं आपका पेट भी ऐसा ना हो जाए। तो धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव भी, वातावरण का प्रभाव भी पाचन शक्ति पर पड़ता है। यानी कि ध्यान रखिए, थोड़ी सी चीज़ गड़बड़ खा ली तो गैस बन जाएगी, थोड़ा सा कुछ अनशन ले लिया तो एसिडिटी बन जाएगी। पाचन विषम अग्नि इस समय पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी एकदम भूख लगेगी, कभी एकदम भूख खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। वर्षा ऋतु में आहार पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और बीच बीच में बारिश जब नहीं होती है तब एकदम सडनली गर्मी बढ़ जाती है, कभी कभी बारिश होती है तो एकदम ठंड कम हो जाती है। तो सर्दी गर्मी के हिसाब से भी आपको ध्यान रख लेना है। इसमें शरीर में पित्त दोष जमा होने लग जाता है, एकदम पित्त बढ़ने लगता है। फिर इस समय पर कहा कि जो पदार्थ में जो शक्ति होती है ना, गेहूँ, दाल, चावल जो खा कर हम ताकत पाते थे, वर्षा में वो शक्ति भी कम हो जाती है। हालांकि धान्य की शक्ति कम नहीं होती है, धान्यों में, पदार्थों में जो शक्ति होती है वही शक्ति होती है, परंतु हमको हजमा न होने से, पाचन न होने से शरीर अब्जॉर्ब कम कर पाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि उस समय पर वर्षा ऋतु पर धान्यों में भी शक्ति कम हो जाती है। धान्यों में शक्ति कम नहीं होती है, पाचन करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए इस समय पर बहुत ध्यान रखना होता है। जहाँ पर ज़्यादा नमी वाली जगह है, जहाँ कीचड़ वाली जगह है, जहाँ दलदल वाली जगह है, चाहे बंगाल और बिहार वगैरह की जगह पर या नॉर्थ ईस्ट की जगह पर जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर देखा गया है इस ऋतु में भयानक मलेरिया होता है, भयानक फाइलेरिया होता है, उस तरह की बुखार हो जाता है और भयानक सर्दी गर्मी के साथ साथ में दस्त लग जाते हैं। और दस्त भी इस तरह होता है, आंव युक्त दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाता है, हैजा हो जाता है और आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, कोलाइटिस जैसी बीमारियां होने लग जाती है, खतरनाक स्थिति हो जाती है। और बरसात की वजह से जो अर्थराइटिस है, गठियों में दर्द है, संधियों में सूजन है, या फिर बरसात के समय पर बीपी भी हाई होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये फुंसियाँ हैं, दांत, खाज, खुजली है, ये भी आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि बाहर होने से गंदगी ज़्यादा होती है, मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं और जो है मिट्टी की जो आर्द्रता के साथ साथ में जो विजातीय तत्व होते हैं वो भी शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं। जितने भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हैं
वो बरसात में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। विशेष कर के जो बैक्टीरियल जो परेशानियां हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, जितने भी तरह के जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, जीवाणु हैं, ये शरीर पर आक्रमण कर जाते हैं। कई बार मच्छर काट देते हैं, फोले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, ये सब बीमारियां ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बरसात में बहुत बच करके रहने की आवश्यकता है। और यदि आप बरसात में बचने के लिए एक सरल सा उपाय बता देता हूँ। सुबह आप नारियल के तेल में कपूर मिलाइए। नारियल 100 ग्राम तेल के अंदर में 5 ग्राम कपूर मिला करके सुबह स्नान के बाद में, बाकी ऋतुओं में तो हम कहते हैं कि स्नान से पहले करो, उसमें बाद में हल्का सा लगा करके चलें तो आप मक्खी मच्छर से जो उसे डंक से भी आप बचेंगे। और यदि उसकी वजह से दांत खाज खुजली होती है तो उससे भी बच सकते हैं। यदि गर्मी है तो शाम को आकर के भी थोड़ा सा नारियल का तेल लगा करके, और गर्मी हो रही है तो फिर भी आप वर्षा में स्नान कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जल भी बहुत सावधानी के साथ पीना चाहिए। इधर उधर के पानी, तालाब पानी का, झरनों का, नदियों का पानी पीने से थोड़ा बचना चाहिए। परंतु जो बोतल में बंद पानी है वो भी हानिकारक होता है। तो ध्यान रहे, प्लास्टिक के बोतलों में पानी में कोई ताकत नहीं होती है, परंतु शुद्ध जल पीना बहुत ज़रूरी होता है। सावधानी से जल पीजिएगा, सावधानी से रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए वर्षा ऋतु में क्या लाभकारी हो सकता है, हम कैसे वर्षा ऋतु का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में ऋषि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में हल्के भोजन खाना चाहिए। बहुत हल्का, जो हल्का है, जो सुपाच्य है, जो पचने वाले हैं, और जो ताज़ा भोजन, गर्म भोजन, ये तो हर ऋतु में खाना चाहिए। और विशेष करके अग्नि को बढ़ाने वाले जो भोजन हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा दे, अग्नि को बढ़ा दे, पचाने में ताकत करें, ऐसे भोजन हमको लेना चाहिए। ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जो वात को शांत करने वाले हों। इस दृष्टि से पुराना अनाज है, जैसे गेहूँ है, जौ है, चावल है, अलग अलग तरह के, जैसे बरसात के टाइम पर भुट्टा है, भुट्टा सब जगह खाया जाता है, जिसको हम मक्का कहते हैं, भुट्टा कहते हैं, या छैली भी कहते हैं, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भुट्टे का सेवन भी कर सकते हैं वर्षा की स्थिति में। हालांकि सरसों जो साग है, साग कम खाना चाहिए, पर राई वगैरह थोड़ा कभी कभी आप ले सकते हैं। वर्षा में जो साग का सेवन है कम करिएगा। हालांकि आयुर्वेद के अंदर उचित मात्रा में राई और सरसों का सेवन का विधान है। खीरा है, ककड़ी है, इन सब का भी आप सेवन कर सकते हैं। परंतु वर्षा के बाद में आप ध्यान रहे, ज़्यादा जो है खरबूजा, तरबूजा वगैरह वर्षा के बाद में नहीं खाना चाहिए। उस टाइम पर आपको बचना चाहिए। जितने भी ये खरबूजा है, तरबूजा है, इस तरह के फलों से बचिए। और आम जो है उस समय पर उचित मात्रा में आप ले लेते हैं तो वह आपके शरीर के लिए लाभकारी है। वो पथ्य है। मट्ठा और जो मूंग वगैरह है वो उस चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। सब्जी में जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडे है, परवल है, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। पुदीने की चटनी वगैरह है वो भी वर्षा में लाभकारी है। पुदीना है, धनिया है, इसकी जो चटनी है, सब्जियों का सूप बनाना है, तो इस सब चीज़ों के माध्यम से जो सीजन की सब्जियां हैं, क्योंकि वर्षा में बहुत सारी सब्जी हो जाती है, पर ध्यान रहे वो सब्जियों में कीड़े लगे हुए सब्जियां आपको नहीं खानी चाहिए, या कटे वाले जो फल हैं या सड़े गले फल हैं उनका सेवन कतई मत करना वर्षा में, क्योंकि वो शरीर को भी दूषित कर देते हैं, दोषों को प्रकोपित करते हैं। इसी तरह से सब्जी वगैरह भी जो दलदल में हो, जो ज़मीन पे ज़्यादा जैसे मिट्टी वगैरह धूसरित हो, तो प्रयास करिए उनको अच्छी तरह से धोएं, गुनगुने गर्म पानी से धो करके आप सेवन कर लेना। परंतु यदि वह फिर भी साफ़ नहीं हो रहे हैं, या कहीं पर जैसे मान लीजिए किसी सब्जी में, किसी फल में कीड़े ने या चींटियों ने काट करके यदि उसमें छेद हुआ हो, तो ऐसा बिल्कुल मत पीना, बिल्कुल मत खाना, क्योंकि आयुर्वेद में निषेध किया हुआ है। बात छोटी सी पर बात बहुत बड़ी है। हो सकता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कोई रोग का कारण हो, कोई रोग जन्य कोई विकार हो, इसके लिए इसको बहुत ध्यान रख लेना है। तो इसी तरह से फलों में भी यदि हम बात करें, सेब है, केला है, अनार है, नाशपाती है, पके हुए जामुन है, उस समय पर बड़े इस तरह के फल आते हैं, इन सब फलों का आप सेवन कर सकते हैं। आम में भी यदि आपको मिले तो देसी आम खाइए। देसी आमों में बहुत गुण होता है। जो आम के गुण हैं, कलमी आम है या कृत्रिम रूप से पके हुए आम है, उनका बिल्कुल सेवन मत करिएगा। हो सके तो आप देसी आम खाइए, देसी चीज़ों को खाइए। देसी आम खाना, देसी चीज़ें खाना और देसी बन के रहना, ये सुख का कारण है। नकल और नकलची बनना ये सुख का कारण नहीं है। इसलिए आप प्रयास करिए कि हमको नकलची नहीं, हमको ओरिजिनल बनना है। ओरिजिनल बनना है तो जो प्रकृति और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो सहज पदार्थ है, सहज जो साधन है, उनका हमको पदार्थों का सेवन और साधन का उपयोग हमको करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा उस समय पर थोड़ा सा सर्दी, जो बरसात के मौसम पर थोड़ा सा घी तेल से बने हुए थोड़े बहुत नमकीन भी आप खा सकते हैं। तल करके नहीं, थोड़े बहुत जो नमकीन चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत नमकीन और थोड़े बहुत चरपरा भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं।
ये ज़्यादा मात्रा में नहीं, उचित मात्रा में आम और दूध का सेवन लाभकारी है। ध्यान रहे, आम और दूध का जो मैंगो शेक वगैरह बना के पीते हैं या बनाना शेक पीते हैं, ये आयुर्वेद की दृष्टि से निषिद्ध आहार माना जाता है। आम खाइए, बाद में दूध पीजिए, मैंगो शेक बना करके मत पीजिए। आप केला खाइए, दूध पीजिए, केले के साथ बनाना शेक बना के मत पीजिए, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि आम और दूध लेना तो बहुत लाभकारी कहा गया है। फिर आम और दूध लाभकारी है, परंतु आम खा करके दूध पीना, आप कहेंगे जी खा करके दूध पीने से पेट में जाके तो मिलेगा, पेट में जाकर के तो मिलेगा, पर बाहर मिलाने से वो गरिष्ठ हो जाएगा, हजमे में परेशानी और नुकसान करेगा। यदि इसका आप देखना चाहते हैं प्रभाव, तो आप एक दिन आम खा करके दूध पीजिए, अगले दिन आप आम और दूध का मैंगो शेक बना करके पी लें, तो आपको फ़र्क नज़र जरूर आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, ये मेरी बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ ऋषियों का, आयुर्वेद के हमारे विशेषज्ञों का प्रतिनिधि बन करके, उनका अनुगामी बन करके, उनका सेवक बन करके आपको बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए हमने इस बार ढेर सारी जानकारियाँ आपके लिए इकट्ठी कर करके, ढेर सारी जानकारियाँ अलग अलग जगह से संग्रह करके आपको एक रूप में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और पका हुआ आम होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, ये ध्यान रहे। और कच्चे आम हैं, खट्टे आम हैं, खट्टे फल हैं, पाल से उतरे हुए हैं, ये लाभ के स्थान पर हानि कर देते हैं। और आम को विशेष कर करके चूस करके, जैसे मैंने कहा कि आम को खा करके भी नहीं, चूस करके। गाँव में आज भी हमको बातें याद आती हैं, कई जगहों पर हम जाते थे, हम जानते हैं, जैसे हमारे पश्चिम यूपी में है, पूर्व यूपी में, या जैसे कई जगहों पर जहाँ पर बहुत आम होता है, उन जगहों पर क्या करते हैं, सब लोग बैठते हैं, आम को पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल करके आम फिर जो है बैठ करके वो चूस करके आम खाते हैं। सब लोग गुठलियों का और छिलकों का ढेर लग जाता है, फिर भी वो नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो आम प्राकृतिक रूप से पके होते हैं। यदि पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो उसकी जो प्रकृति वो परिवर्तित हो जाती है। तरबूजा और खरबूजे भी हमने जब गुरुकुल में भी थे तो हरियाणा में खरबूजा तरबूजा बहुत होता था, ग्रीष्म ऋतु का सेवन ही है, याद आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ। उसको भी हम क्या करते थे, कट्टे में डाल करके, जो जूट के कट्टे होते थे, डाल करके कुएं में डाल देते थे। कुएं में क्योंकि 1-2 घंटे में वो ठंडा हो जाता था, नहर में बहते हुए पानी में जो है डुबो करके रख देते थे। तो इस तरह से आप उसको ठंडा करके ले सकते हैं। तो गर्मी में खरबूजा तरबूजा हालांकि नहीं खाना है, ये ग्रीष्म ऋतु के, बरसात में नहीं खाना, वो ग्रीष्म ऋतु के लिए है। तो पके आम को चूस करके ऊपर से दूध पीना शरीर के लिए बहुत ही पुष्टिकारक है, बहुत लाभकारी है। और यदि एक समय पर भोजन के स्थान पर आम और दूध का सेवन किया जाए तो कहा कि शरीर के लिए ये लाभकारी है। तो आप इस काम को शाम को भी कर सकते हैं, शाम को आप आम खा सकते हैं, प्राकृतिक रूप से पके हुए हों, तो ये शरीर को पुष्टि देने के लिए, ताकत देने के लिए बहुत बढ़िया है। परंतु मेरे भाई, हमको जब ये आम का सीजन आता है, गर्मी की ऋतु आती है, तो हमको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हम आम इतना खा जाते हैं कि वज़न बढ़ जाता है। तो आप भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आम से वज़न भी बढ़ता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ी उचित मात्रा में। और जो डायबिटीज़ के लोग हैं वो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि पहले शुगर ठीक करिए, यौगिक दिनचर्या का पालन करिए, आयुर्वेदोक्त अपने ऋतुचर्या का पालन करिए, तो आपकी डायबिटीज़ ठीक होगी। तो आप मीठा खाना, नहीं तो थोड़ा कम खाना। इस तरह से पके हुए जो बढ़िया अच्छे आमों का सेवन करिए। हाँ, डायबिटीज़ के भाई बहन हैं, उनके लिए भी आप निराश ना हो, आपके लिए बढ़िया जामुन भी तो गर्मी में ही मिलता है, बरसात में मिलता है, तो उस जामुन का आप सेवन करिए। तो सेवन करने से क्या होता है कि वह आपको, आपकी त्वचा के लिए, फोड़े फुंसियों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए, प्रमेह के लिए वो लाभकारी है। और इतना ही नहीं, आप उस गुठली को सुखा करके रखते हैं, पीस करके यदि आप ले लेते हैं तो वो शरीर को डिटॉक्सिक करता है, मधुमेह में वो अत्यंत लाभ करता है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रख लेना। और जो भुट्टा है, जैसे हमने कहा कि जो मक्की है, कच्चे जो मक्की को, भुट्टो को खा करके अच्छी तरह से चबा करके खाएं, खा करके आप छाछ पीते हैं तो वह अच्छी तरह से पच जाता है। हालांकि भुट्टा खा करके छाछ पीने की परंपरा मात्र बिहार में, बंगाल में, नेपाल में है। इधर दक्षिण भारत में शायद छाछ पीते हैं कि नहीं पीते हैं, मैं निश्चित नहीं कह सकूंगा, परंतु हरियाणा, पंजाब वगैरह में ये परंपराएं नहीं हैं। परंतु छाछ पी सकते हैं, और आप भुट्टा खा करके छाछ पिएं तो पच भी जाता है, वो पूरा तृप्ति को भी देता है, वो लाभकारी होता है। और बरसात के मौसम में दही के लस्सी में थोड़ा लौंग है, त्रिकटु, जिसको त्रिकटु या त्रिकुटा बोलते हैं, सौंठ, पिपली और काली मिर्च है, सेंधा नमक है, थोड़ा सा अजवाइन है, काला नमक डाल करके भी पी सकते हैं। उसको पीने से पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी, डाइजेशन भी ठीक रहेगा, ये बहुत ही लाभकारी है आपके लिए। इसी तरह से लहसुन की चटनी है,
या शहद को थोड़ा सा जल में डाल करके लेना है, या जो पदार्थ ज़्यादा गर्म ना हो उसे मिला करके पीना ये उपयोगी होता है। क्योंकि इस मौसम में जो वात और कफ दोष है उनको शांत करने के लिए कटु, अम्ल और क्षार पदार्थ लेने चाहिए, परंतु कटु, अम्ल और क्षार में अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। नमकीन और चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन करने से वात दोष का शमन करने में सहायता हमको मिल सकती है। और मैं कहूँ कि विशेष रूप से जब ज़्यादा वर्षा हो रही हो, आंधी चल रही हो, उसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया हो, तो उस समय पर थोड़ी सी सावधानी के साथ में आप विविध पदार्थों का सेवन करें। और एक बात, हम रसायन की बात कर रहे हैं, हर ऋतु में यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरितकी, वर्षा ऋतु में भी हरड़ के चूर्ण को यदि हमको सेवन करना है रसायन के रूप में, तो क्या करें, सेंधा नमक मिला करके हमको इसका सेवन करना चाहिए। यानी हरड़ में सेंधा नमक मिलाइए, मिला करके गर्म पानी के साथ में सुबह शाम आप सेवन करिए। 1 चम्मच हरड़ है तो 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिला लेना, बराबर मात्रा में मत मिला लेना, नहीं तो ज़्यादा नमक खाओगे बीपी हाई होगा, फिर आप हमको धमकाओगे। तो उचित मात्रा में ले लेना, ठीक ले लेना, आपको पूरा लाभ हो जाएगा। ये पक्की बात है, जिन बातों को हम कह रहे हैं इससे कभी कोई हानि होगी नहीं। और इस समय पर क्योंकि वर्षा होती है, बाहर आर्द्रता होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो कई बार प्यास कम लगती है और कई बार पानी शुद्ध भी नहीं मिलता। अभी तो खैर शुद्ध मिल भी जाता है, तो भी आप ध्यान रखिए, जल उबाल करके पिएं या थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पिएं। पानी का विशेष ध्यान रखें। वर्षा में जो उचित प्रकार से संग्रहित किया हुआ जो शुद्ध जल होता है, या आप उसको पिएं। जैसे मैंने कहा कि कुएं का पानी है या नदी का पानी है, उसको उबाल करके पिएं। जल को शुद्ध करने के लिए थोड़े से कुछ तुलसी के पत्ते या फिटकरी को, जैसे एक चावल के दाने जितना आप डाल देते हैं मटके में, तो उससे जो है जल शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखें। वाटर फिल्टर वगैरह भी आजकल बहुत मिलते हैं, वो कर सकते हैं। अन्यथा सबसे सरल उपाय है, थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए घड़े में, उस पानी को घड़े में रख दीजिए। घड़े में रखने के बाद में बाकी द्रव्य नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से छान करके, कपड़े से छान करके आप उस पानी को पीजिए। ठंडे जल में शहद मिला लें तो भी अच्छा है। वर्षा ऋतु में आप शीतल जल में शहद मिला करके पी सकते हैं, वो बहुत ही आयुर्वेद के हिसाब से लाभकारी है। शरीर पर इस समय पर उबटन करना, मालिश करना और जैसे सिकाई करना, ये बहुत ही लाभकारी माने गए हैं। जो कपड़े हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप जाते हैं, आपके पास साधन है, लग्जरियस साधन है, आप गाड़ी में रहते हैं, आप अच्छी जगह पर घूमते फिरते हैं, उनके लिए तो ठीक है। पर जो गरीब हैं, जिनके पास साधन कम है, जिनको साइकिलों में घूमना पड़ता है, जिनको पैदल चलना पड़ता है, उन भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है कि कीचड़ से बच करके रहें। कीचड़ यदि पैरों में जो कहीं पर कपड़ों में लग गया है तो उसको साफ़ कर लें। और उसके बाद यदि वस्त्र भीग गए हों वर्षा में चल करके, कहीं जा करके, कभी कभी भीगना अच्छा होता है, ज़्यादा भीगना ठीक होता नहीं है। भीग गए हों तो वस्त्र बाद में ज़रूर बदल लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे स्थान पर सोना वर्षा के सीज़न में जहाँ नहीं ज़्यादा हवा लगे, नहीं ज़्यादा कहीं पर बहुत ही नमी हो, या कहीं एकदम हवा भी ना लगे, ऐसी जगह पर भी नहीं सोना। बरसात में कम नमी, कम हवा वाली जगह पर सोना चाहिए। और भोजन हमेशा, जैसे मैंने कहा, भूख लगने पर खाना है, ठीक समय पर खाना है, परंतु इस बात को बरसात में ज़्यादा ध्यान लगाना है। वर्षा में विशेष करके भूख लगने पर ही खाना और सही समय पर ही खाना, ये ध्यान रख लेना। रात को भोजन जल्दी खा लेना, हमेशा जल्दी खाना चाहिए, बरसात में तो और भी जल्दी खा लेना। इसीलिए हमारे जैन परंपरा में रात्रि को भोजन सूर्यास्त से पहले करने का विधान किया गया है। शायद विशेष कर करके मच्छर आदि कीट पतंग वर्षा ऋतु में तो ज़्यादा आने की संभावना रहती थी, जिससे कि किसी जीव की हिंसा ना हो, इसलिए भी भोजन जल्दी कर लेना। मच्छर आदि से बचने के लिए तो मच्छरदानी का प्रयोग कर लेना चाहिए। हमको सबको पता है, परंतु मैंने एक अद्भुत बात देखी है, भी मैं आज बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी बंगाल से हैं, तो क्या करते हैं, वो 12 महीने मच्छरदानी लगा करके सोते
होते हैं। मैंने एक काम देखा, बंगाल और आसाम आदि क्षेत्र में चाहे कोई भी ऋतु हो, लोग मच्छरदानी लगा कर सोते हैं, चाहे मच्छर हो या ना हो, आदतन सोते हैं। शायद कि गर्मी या बरसात के मौसम में वो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं, इसके लिए होगा। तो मच्छरदानी लगा करके सोइएगा। मच्छर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर मच्छरों से बचिएगा। और आजकल मच्छर भगाने के लिए जो विविध तरह के जो लिक्विड और जो केमिकल वाले जो पदार्थ हैं, उनसे भरसक बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यदि वो नहीं आप उनका ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आपके श्वासों के लिए, यदि उसके अंदर जो हिदायतें दी गई हैं यदि आप देखेंगे, तो कभी भी आप उस केमिकल युक्त मच्छर भगाने वाले द्रव्यों का कभी प्रयोग नहीं करोगे। वो खतरनाक है, जहरीले हैं, मच्छर मरते हैं तो तुम क्या जिंदे रह जाओगे? कुछ तो असर तुमको भी करेगा। मजबूरी में आप उनका प्रयोग करिए, पर सफाई के साथ खिड़कियों को, दरवाजों को साफ़ करिए। जितने भी जो मच्छर होते हैं, एक और रहस्य की बात बता देता हूँ, शाम को सब अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, सवेरे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो शाम को खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखें। सवेरा होते ही आप हो सके कि सवेरा होते ही सब खिड़कियाँ दरवाज़ा खोल करके सब मच्छरों को बाहर निकाल दीजिए, तो सारे मक्खी मच्छर बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जो पानी जमा हुआ हो, सड़ा गला पानी हो, साफ़ पानी भी हो, तो उसको साफ़ रखिए, क्योंकि उसमें मच्छर मक्खियाँ पैदा हो जाते हैं, पनपते हैं, तो रोग फैलाते हैं तो बीमारी पैदा करते हैं। बीमारी से बचाना हमारा काम है। आयुर्वेद का विषय है, इसलिए मैं ये छोटी छोटी बात भी आपको बता रहा हूँ। उस समय पर जो कीटनाशक है उसका छिड़काव जरूर कर देना। पथ्य और आहार विहार में वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए हमको? पत्ते वाली सब्जियां वगैरह जो है कम खानी चाहिए। ठंडे रूखे पदार्थ जो है वो चना मोट जो आदि जो है, ये चीज़ों को भी थोड़ा सा आप कम सेवन करें। और वर्षा ऋतु में तो मेरे भाई सत्तू भी जो कि लाभकारी चीज़ है, वर्षा में हानिकारक माना गया है। वर्षा ऋतु में जब कम वर्षा होती हो तो पित्त का प्रकोप होने लगता है, इसीलिए इस समय पर खट्टे हैं, तली हुई चीज़ें वगैरह पदार्थ, मिर्च मसाले वगैरह बासी पदार्थ कतई भी मत खाना। मांस मूस बिल्कुल भी नहीं खाना। दूध वगैरह थोड़ा बहुत, वैसे भी शास्त्र में कहा श्रावण मास में दूध, भाद्र मास में छाछ, कुआर मास में करेला, कार्तिक मास में दही का सेवन नहीं करना, ऐसा कहा गया है। दिन में सोना, धूप में घूमना नहीं है। अधिक पैदल वगैरह मत चल लेना, कहीं कीचड़ कीचड़ में, गड्ढे गुड्ढे में, पानी पूनी में पैर पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। व्यायाम भी हिसाब से कर लेना। कम भोजन कम खाना, गम खाना, मस्त रहना, सरल चीज़ों को ले लेना। दही मट्ठा तो बिल्कुल मत लेना। गीले नमयुक्त तो कपड़े का भी बिल्कुल प्रयोग मत करना। विशेष कर करके जो संगीत जो जोड़ हैं, जांग हैं, वहाँ जांग में कपड़े लग जाते हैं, काख आ जाती है, काख में आ जाता है, उससे बच करके रहना। हल्की, जैसे मैंने कहा, सब्जियों को धोए बिना मत खाना और हल्की चीज़ों का सेवन कर लेना। इस ऋतु में फिसलन वगैरह होने से जो आप ध्यान रख लेना। साइकिल हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, हमने तो बसों को भी फिसलते हुए देखा है। सावधानी से चला लेना। गाड़ी चलाते हो, कहीं जाते हो आते हो तो यदि घमौरियाँ वगैरह हों तो हल्दी के अंदर थोड़ा कपूर मिला करके लगा लेना। कीड़े मकोड़े मर जाती हैं, उसके उपोटन कर लेना। केमिकल युक्त पदार्थों से बच लेना और स्वस्थ रह करके ही आप इस वर्षा ऋतु का पूरा आनंद ले सकते हैं। और जब बादल छट जाए और जो है मौसम सुंदर होने लगे, चंद्रमा की किरणें जो है बहुत प्रभावशाली लगने लगे, तो समझ लेना कि मन को बहुत ही फिर आनंद आने लगेगा। फिर ये आनंद कब आएगा? इस शरद ऋतु में ही आएगा।